Welcome to Fearless Maths. We cover the CBSE and ICSE curriculum for grades 9 to 12. Let's conquer math together. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फियरलेस मैथ। मैं हूं अभिजीत कुमार और स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने वीडियो का पार्ट 4 ला रहे हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है टॉप 20 MCQ सीरीज, इसकी पार्ट 4 है जो बेसिकली क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को फोकस करते हुए हम लोग देखे हैं। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग अगेन फिर से 20 क्वेश्चंस, यहाँ पार्ट 4 होना चाहिए, पार्ट 3 लिखा हुआ है। क्या क्या आज हम लोग करने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स आज हम लोग टॉपिक में अगेन सारे चैप्टर को कवर करते हुए पूरा बना है ये सीरीज। दूसरा चीज़ है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, 20 आउट ऑफ 20 इन सेक्शन ए। साथ में आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उस शॉर्टकट्स भी जानेंगे MCQs की, और हम लोग को कोशिश करना है कि ये 20 to 30 मिनट में कैसे एग्जाम में हम इसे कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1479। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। अब आप अगर देखिएगा तो चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारे ऑप्शंस में आपको 3 दिख रहा होगा, राइट? सभी में 3 दिख रहा है। अब ये 3 दिखने के कारण हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि भैया हमारा एक प्राइम फैक्टर तो 3 होना ही होना है ना। तो अब हम लोग सिंपली इसे सिर्फ क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 1479, अगर इसे प्राइम फैक्टराइज सबसे पहले 3 से ही स्टार्ट कीजिए। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 3 जा 23। अब इसे देखिए तो बेस्ट क्या होगा, आप ये अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आप 17 के टेबल में आ जाएगी। आप 17 के टेबल में कितने टाइम्स में, 17 2 जा 34 एंड आपका 163 बच गया जो कि 17 9 जा 160। 21 9 ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर है तो 21 टाइम्स 1 तो हमारा आ जाएगा 21 1 जा 21। तो इसलिए हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 × 17 × 29। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। चलिए अगला मूव करते हैं। क्या है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² इज इक्वल टू 7x + 10। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है आपको, जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहां पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, तो x² - 7x + 10 = 0। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो किस में स्प्लिट होगा, -5x - 2x + 10 = 0। फर्स्ट 2 टर्म से अगर हम x कॉमन ले ले तो रिजल्ट आएगी x - 5। सेकेंड 2 टर्म से -2 कॉमन ले लेंगे तो यहां भी आ जाएगी x - 5। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो x - 5 और x - 2 = 0। एक बार आपकी x - 5 = 0 करिएगा तो x की वैल्यू 5, और अगर आप x - 2 = 0 कीजिएगा तो x की वैल्यू 2। तो दीज आर योर 2 करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट। क्या है, लीनियर इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट y = 0। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए ये, अब आप यहां पर इंटरसेक्ट टर्म आ रहा है ना, ध्यान में रखना। अब हम लोग जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा, राइट। ये बेसिक है इसका। अब यही 2 कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। एक लीनियर इक्वेशन हमारा दिया गया है, तो चलिए सपोज करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन ऐसा है, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0। अब ये y एक्सिस y = 0, y = 0 और कुछ नहीं, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। x एक्सिस का ये आपका है x एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर x एक्सिस को ये किसी भी पॉइंट पे कट करेगा, राइट। जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वो किस फॉर्म में होगा, वो x0 के फॉर्म में होगा। अब क्लियरली है यहां y = 0। अब यहां y का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, आप सिंपली आप अपने इक्वेशन पे y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, राइट। तो y के जगह जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा 2x - 6, तो 2x हो जाएगी 6 और x आ जाएगी 3, यानी x की वैल्यू कितनी है, 3। कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर किस फॉर्मेट में होता है, x0। इट मींस वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 3 0। और इस तरह से हम लोग आंसर करते हुए निकल जाएंगे बस। वाईटी जी
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द सम ऑफ जीरोस इज -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। हाँ स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना चाहिए जब अल्फा एंड बीटा अगर आपके दो जीरोस दिए गए हैं तो जो जनरल फॉर्म होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म। अब देखिए सम ऑफ जीरोस को आप क्या बोलिएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका -1 दिया है एंड प्रोडक्ट यानी मीन्स अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है? ये आपका दे दिया है -12, राइट। तो बस सिंपली आपको पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के अल्फा प्लस बीटा के जगह -1x प्लस -12। आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा x² माइनस प्लस x -12 इक्वल टू 0। मिल गया हमारा रिजल्ट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी इज। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात होती है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारा an है, सपोज कर लीजिए। तो निश्चित है एज पर द क्वेश्चन an हमेशा क्या होगा? लेस देन 0 होना चाहिए, राइट, तभी वो नेगेटिव है। अब लेस देन 0 के लिए अब an की फॉर्मूला क्या होती है? दैट इज a प्लस n-1d लेस देन 0। a के जगह यहां क्या है? तो a के जगह हमारा 148 है। कॉमन डिफरेंस देखने से ही पता चल रहा है। अगर यहां देखिए तो a हमारा क्या है? 148। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो 141 माइनस 148 जो कि आपका निकल जाएगा -7। सिंपली पुट कर दीजिए। तो 148 प्लस n-1 और d के जगह हो गया -7 लेस देन 0। सॉल्व किए क्या आया? 148 माइनस 7n प्लस 7 लेस देन 0। -7 को उस साइड भेजते हैं, +7 हो गया 7n, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 155। तो हमारा n क्या हो जाएगा? 155, सॉरी n इज ग्रेटर देन 155 अपॉन 7। तो n इज ग्रेटर देन 22.14। सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो क्लियरली है n 22 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो 22 पॉइंट समथिंग से बड़ा मतलब n का क्या होना चाहिए? n 23rd टर्म होना चाहिए। 22 के बाद क्या आता है? 23 आता है। मींस 23rd टर्म जो हमारा AP का होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो 23rd टर्म अगर आप निकालिएगा तो वो कैसे निकलेगा? दैट इज a प्लस 23 माइनस 1d। वैल्यू पुट कीजिए 148 प्लस ये हो जाएगा 22 और d के जगह हो गया -7। सॉल्व कर दिए 148 माइनस 154 तो रिजल्ट आ जाएगी -6। सो -6 इज योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन AP। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? द रेशियो इन विच 8, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 53 एंड 10, 8 इज। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन सेगमेंट देखिए किसको किसको ज्वाइन कर रही है? 53 और 10, 8 को। अच्छा, ये 0.86 डिवाइड कर रही है हमारी कुछ रेशियो में। किस रेशियो में? लेट अस सपोज वो k:1 में कर रही है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं? k को हम लोग कंसीडर कर लेंगे हम लोग k:1 को mn मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 y1। ये क्या हो जाएगा? x2 y2। अब सिंपली क्या है? ये जो कोऑर्डिनेट होगी हमारी 8, 6 उसे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और यहां से हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को रख देना है। अगर हम रख देंगे m के जगह हो गया k, तो यहां पर सिंपली आ जाएगा क्या? 10k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1।
और साथ में हो सकता है 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। किसी एक को सॉल्व कीजिए कंपेयर करके। जैसे मैं मान लीजिए ऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारी आ जाएगी 8k प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस 6। सॉल्व कर लीजिएगा तो 2k इज इक्वल टू 3, तो k हो जाएगी आपकी 3/2। तो रेशियो हमारी क्या हो गई, 3/2। एंड इन दिस वे वी सॉल्व द। चलिए नेक्स्ट, ये सब काफी इजी है। ये देखिए, इन द गिवन फिगर ए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब भैया हम तो जानते हैं इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां कोरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ। देखिए पहला कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना AB, तो क्या PQ। दूसरा क्या होगा, BC तो QR है ना, तो BC अपॉन QR। एंड लास्ट क्या है, AC तो अपॉन PR। बस यही लिख देंगे हम लोग, AC अपॉन PR। बस इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी, 2x अपॉन 3x, सॉरी 2x अपॉन 6x। यहां पर हो जाएगी 3x प्लस 1 अपॉन 7x प्लस 9। और यहां AC कितनी है, 2x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 3। अब सिंपली किसी दो को कंपेयर कर लीजिए, तो फर्स्ट को उठा लेते हैं तो 1/3 बचेगा, दूसरा किसी एक को उठा लीजिए। चलिए हम यही उठा लेते हैं, 3x प्लस 1 अपॉन 7x प्लस 9। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3x प्लस 1। फर्दर सॉल्व किए तो हो जाएगी 9x प्लस 3 इक्वल टू 7x प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर कर दिए तो ये हो जाएगी 6 इज इक्वल टू 2x, सो x मस्ट बी 3। मतलब यहां से सीधा समझिए कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ AB इज 5-2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो सबको पता है, जो मिड पॉइंट होती है वो क्या होती है, x1 प्लस x2/2, राइट, एंड y1 प्लस y2/2। ये हो गया आपका x1। यहां अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो A की जो एब्सीसा है वो हो गई x1 और B की जो एब्सीसा है वो हो गई x2/2, और ऑर्डिनेट हो जाएगी y1 प्लस y2/2। सिंपल, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या रिजल्ट आ जाएगी, यहां से तो आ गई 3x और यहां से आ जाएगी 4y, और ये क्या आ जाएगा 5,2। अब कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/3 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है कुछ। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट वैल्यूज बेस्ड है। वैल्यू आपको शॉर्ट में हमेशा याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस इतना याद रखना। ये हो गई साइन की वैल्यू। कॉस के लिए क्या करना है, इसी का रिवर्स कर लीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और tan के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 0/1 0, 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3। सेम नंबर डिवाइड होगी 1, ये डिवाइड किए √3 और ये नॉट डिफाइंड। बस इतना याद रख लीजिए, ये 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। अब ये एक बार आपको याद हो गया तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम। sin 30 कितनी है, 1/2 इंटू cot 45। अब cot तो यहां निकाले नहीं है, cot किसका इनवर्स है, cot है tan का इनवर्स। किसका है, tan का। तो tan हमारा tan 45 क्या है, 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन sec 30। sec किसकी इनवर्स है, sec इनवर्स है cot की, cos की, राइट। तो cos की इनवर्स है तो cos 30 पहले जाइए, cos 30 कितनी है, √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3।
बस इसे आपको सॉल्व करना है। तो 1/2 डिवाइड हो रहा है 2/√3 से, तो इसे 1/2 इंटू √3/2 बोलेंगे। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगी हमारी सर ऑप्शन डी। इस तरह से हम लोग क्विकली निकाला करते हैं। फिर से देख लीजिए, एक और इजी क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 3 tan थीटा इक्वल टू √3। तो 3 tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो tan थीटा हमारी क्या हो जाएगी, √3/3। तो फर्दर tan थीटा हमारी क्या आ जाएगी, अगर इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3। और हमें पता है 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पर होती है। अभी हमने देखा है, राइट? अभी देखिए तो हमने देखा है ना, tan 30 किस पे है, 1/√3। तो इसीलिए हम लोग यहां पर सिंपली क्या बोलेंगे कि ये कंपेयर करने से थीटा हमारी क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ डिफरेंट हाइट H1 and H2 if the angle of elevation are 60 degree and 30 degree respectively from the midpoint of the line joining the base of the tower। यानी सिंपल समझिए, दो टावर है आपका, दोनों टावर की बेस जो ज्वाइन हो रही है उसके मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर आएंगी वो कितनी कितनी है, 60 और 30, है ना। हाइट है ये H1 और ये H2। इसे कंसीडर कर लीजिए AB, इसे कंसीडर कर लीजिए CD। अब ये मिड पॉइंट है तो निश्चित है कि B इज इक्वल टू D होगी, तो दोनों को X मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए X। आपको H1 और H2 का रेशियो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले पहला ट्रायंगल पिक कर लीजिए ABE। अब पहला ट्रायंगल पिक करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं ना, tan 60 बराबर क्या होगा, H1/X। तो tan 60 tan 60 इज √3 इज इक्वल टू H1, तो √3x इक्वल टू H1। अब बोलिएगा √3x कैसे सर, तो x उधर चला गया, दैट्स इट। दूसरा अगर हम लोग ट्रायंगल पिक करते हैं तो इन ट्रायंगल CED, यहां पर अगर tan 30 हम लोग डालते हैं तो क्या हो जाएगा, H2/X। तो ये है 1/√3 इज इक्वल टू H2/X। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो X/√3 इज इक्वल टू H2। अब सिर्फ दोनों को ना आपको रेशियो निकालना है, H1:H2। तो इसके लिए क्या करेंगे, H1 है हमारा √3x अपॉन H2 क्या है, X/√3। तो x कैंसिल हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा। यानी एक तरह से देखिए तो √3x/1 इंटू 3/x। x कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट हो गया 3:1। रेशियो मिल गया, दिस इज योर आंसर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In the given figure, PT is the tangent to the circle with center O, where angle TPO is equal to 30 degree. Find the value of x. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ TPO की वैल्यू दे दी है 30 डिग्री, आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक स्टेटमेंट हम जानते हैं, रेडियस, राइट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पढ़े हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इससे हम लोग कह सकते हैं ना कि OT तो रेडियस है, तो OT PT पर परपेंडिकुलर होगा, तो यहां 90 डिग्री। अब यहां एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए ट्रायंगल का, तो ये जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल TPO प्लस एंगल PTO। ये किस कारण से, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से सिंपल x आपका क्या हो जाएगा, 30 + 90, तो हमारी x हो गई कितनी, 120 डिग्री। आंसर। इतनी इजी क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी तो पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब ये देखिए नेक्स्ट इजी क्वेश्चन क्या है,
In the figure, quadrilateral ABCD circumscribe a circle. If AD equal to 10, DC equal to 9, BC equal to 5 and then AB. स्टूडेंट्स, अगर आप NCERT में ट्रायंगल पढ़े हैं तो आपके NCERT के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो उसमें यही प्रूफ करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल है, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूफ करना था। आप अपने एनसीईआरटी का खोल कर देखिएगा, एक्सरसाइज में ये लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ ये प्रूफ का पार्ट ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसी सर्कल में तो अपोजिट साइड के सम इक्वल होंगे उस क्वाड्रिलेटरल के। तो अपोजिट साइड में AB के जगह AB लिख दिए। CD हमें पता है कितना है, CD हमारा 9, AD 10, BC 5, सॉल्व कर लीजिए। AB क्या हो जाएगी 15 माइनस 9, तो AB हमारी आ गई 6। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, राइट? यही आप बोलिए तो इसे ही बहुत कोई कहेंगे शॉर्टकट है, या इसी चीज को प्रूफ जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं वो लॉन्ग मेथड है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अब जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख दीजिए ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बोल रहा है, इच की जगह इक्वल टू 1/6 एरिया ऑफ सर्कल, राइट? आपको सेक्टर की एंगल निकालनी है तो 1/2 इंटू इसे कह देते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। भैया पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से जब हम थीटा निकालेंगे, सॉरी ये 1/6 है, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगी वो 360 अपॉन 6, तो थीटा हमारी हो जाएगी 60 डिग्री। खत्म। इतनी टफ क्वेश्चन थी। आगे बढ़ते हैं, एक और टफ क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, यहां फिगर में शेडेड रीजन नहीं बना हुआ, ये है स्टूडेंट्स आपका शेडेड रीजन। ऑप्शन देख के मैं बता दे रहा हूं कि ये शेडेड रीजन मींस एरिया ऑफ सेगमेंट की फॉर्मूला पूछ रहा है, राइट? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो एरिया ऑफ सेगमेंट होती है वैसे होती तो है, अगर जो देखिएगा तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप अगर अपना बुक देखिएगा तो ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख, लेकिन यहां तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर इसे कहते हैं तो देखिए थीटा अपॉन 360 नहीं है, है ना? तो ऐसे का क्वेश्चन के लिए देखिए ये है सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया इसमें, इसलिए वो कॉमन लिखकर इस तरह से प्रेजेंट किया। ओके, डायरेक्ट ऑप्शन बी करके आगे निकल जाना। नेक्स्ट, a number is selected from 2 to 22. The probability that number selected is multiple of 3. अब स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि नंबर सेलेक्ट हो रहा है 2 से 22 तक, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जी आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसको निकालने के लिए मैंने बताया था 2 से 22 तक नंबर बताया जा रहा है, तो आप 22 माइनस 2 कीजिएगा, कितनी आती है 20। 20 आने के बाद साथ में +1 जरूर कीजिएगा। अब बोलिएगा क्यों सर? क्योंकि भैया जब हम 22 माइनस 2 करते हैं तो सारे नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन 22 नहीं हो रहा है, इसलिए +1 करके 22 इंक्लूड होगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं 21 नंबर हैं टोटल पॉसिबल आउटकम में। अब यहां पे मल्टीपल ऑफ 3 अगर निकालिएगा, मल्टीपल ऑफ 3, तो वो क्या क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बस। नेक्स्ट तो 24 आ रहा है जो कि इनके बीच में है नहीं। टोटल देख लीजिए तो वो नंबर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे? वो तो हो जाएगी आपकी क्या 7। तो जब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सॉल्व किए 1/3। अब देखिए आप ये भी जरा ध्यान दीजिएगा कि देखिए ऑप्शंस कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है।
अगर कोई बच्चा टोटल नंबर ऑफ आउटकम को गलती से 20 ले लिया, राइट, तो उसको तभी भी आंसर दिखेगा अपने ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि फेवरेबल आउटकम तो 7 आएगा, तो 7/20 देखिए ऑप्शन है। लेकिन ये अगर इसे टिक किए तो ये सरासर गलत हो जाएगा आपका। ये सब छोटा छोटा चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सा इवेंट? तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 को 1 होना चाहिए, 1 को हम कहते हैं श्योर इवेंट। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो सकती है या इनके बराबर हो सकती है। तो यहां पर देखिए ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। परसेंटेज को भी आप 27/100 बोल सकते हैं, तो ये भी आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे भी आप बोल सकते हैं 36/100, ये भी है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई होते हैं। लेकिन हमारा 12/7 ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा वो 1 से बड़ा ही होता है। तो ये 1 से ज्यादा दिख रहा है, सो दिस कैन नॉट बी द पॉसिबल इवेंट, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ डाटा मीन इज टू मीडियन इज इक्वल टू 5:4, देन मोड एंड मीडियन इज इक्वल टू। अगेन इट इजी क्वेश्चन है। जब भी इस तरह से रेशियो वाले क्वेश्चन दें स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, रेशियो को x के टर्म्स में ले लेना है। तो आपकी जो मीन हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, जो मीडियन हो जाएगी वो हो जाएगी 4x। इंपेरिकल रिलेशन सबको पता है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सिर्फ वैल्यू पुट कर लीजिए, तो मोड आपकी क्या हो जाएगी, 3 मीडियन के जगह हमारी हो गई क्या, 4x, माइनस 2 इंटू मीन के जगह हो गई 5x, टोटल हो जाएगी 12x माइनस 10x। तो यहां हमारा मोड आ गया 2x। अब रेशियो निकाल दीजिए मोड इज टू मीडियन की, वो क्या हो जाएगी भैया, 2x इज टू 4x, x कट गया, 2/1:2 की हमारी आ गई रेशियो। दैट्स इट इन दिस वे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन। तो 1920 असर्शन रीजन है। चलिए एक थोड़ा सा आप लोगों को क्विकली बता दिया जाए कि कैसे मास्टरी करना है असर्शन रीजन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको असर्शन, जब भी असर्शन रीजन बनाने चाहिए, सबसे पहले चेक कीजिए क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर नहीं तब आपका काम बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक सही होगा तो सी और डी उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर कर लेंगे। परेशानी तब आती है जब दोनों सही होते हैं, क्योंकि जब दोनों सही होंगे तो आइदर ऑप्शन ए होगा या बी। तो वो डिपेंड करता है रीजन वाले पार्ट पे। अगर रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को तो ऑप्शन ए, और एक्सप्लेन अगर नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो एक काम करते हैं, जगह नहीं होने का 19 हम इधर सॉल्व करते हैं। A cylindrical container of base 7 cm, height 10 cm contain this much of ice cream. अब ये सेंटीमीटर क्यूब देखकर हम कह सकते हैं यहां पर वॉल्यूम निकालना चाहिए। क्या होती है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया 22/7, रेडियस आपका बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, और हाइट आपका दिया है 10 का। सॉल्व कीजिए, रियलिटी में आपको मिलेगा यही, ठीक है। इट मींस असर्शन हमारा ट्रू है ना। अब रीजन पर आते हैं कि अगर वही आइसक्रीम को 10 लोगों में बांटा जाए तो सभी को 153 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, 154 सेंटीमीटर। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 1540 है, अगर 10 से डिवाइड कीजिए तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम मिलना ही मिलना है। इट मींस हमारा रीजन भी क्या है, ट्रू है। तो हमारा असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू है। लेकिन क्या हम असर्शन को निकालने के लिए रीजन का हेल्प लिए? यहां पर नहीं लिए। क्यों? क्योंकि हमने हेल्प तो लिया वॉल्यूम निकालने का, फॉर्मूला का हेल्प लिया।
ना कि ये डिस्ट्रीब्यूट होने पर बटता है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहां क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर बी, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में असर्शन में कहता है 5k -1, 3k + 7 एंड 4k + 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, यानी ये एपी में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k is 7/3। तो ऐसे केस में वैल्यू जो होगा एपी का वो k का वो 7/3। अब k को तो कॉमन डिफरेंस की मदद से निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2 के। पुट कर लीजिए आप वैल्यू, 3k + 7 - 5k - 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ब्रैकेट देना भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स मैं सजेशन देता हूं कभी भी ब्रैकेट देना मत भूलिएगा। अब आप बोलिएगा सर क्यों, तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि ब्रैकेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर इन केस आप ब्रैकेट देना भूल जाते हैं तो देखिए -5, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या लिखता है, -5k, और आप -1 ही लिख देते, बल्कि ऐसा नहीं होगा, यहां पर +1 होना चाहिए। और ये क्या होता, 3k + 7। इसे सॉल्व करते तो क्या होता, 4k + 8 - 3k - 7। तो फर्दर रिजल्ट हमारी क्या आ जाती, इधर आ जाती k - 1, और इस साइड क्या हो जाती, इस साइड हो जाती -2k + 8। सॉल्व कर लीजिए तो 8, वेट अ मिनट, गड़बड़ तो नहीं हुआ, -7, 8 - 7 +1 होगी, ये हो जाएगी -1 और यहां हो जाता आपका 3k, तो k आपकी रिजल्ट आ जाती 7/3। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू, एंड रीजन भी यहां ट्रू ही दिख रहा है क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस का ही, और ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ही है, और यहां कहीं ना कहीं हम कॉमन डिफरेंस का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक रीजन का हेल्प ले रहे हैं हम, तो हम इसे बोलेंगे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, और आप लोग को यही मुझे कहना है कि इसी पैटर्न में आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए एग्जाम में। यहां तो एक्सप्लेनेशन होती है, वहां एक्सप्लेन नहीं करना, वहां खुद जल्दी जल्दी करना है, राइट। एंड 20 to 30 मिनट में आप ये पूरा सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते। तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन एंड मे गॉड ब्लेस यू। If you found this helpful, hit that subscribe button and follow us on social media. Keep practicing and stay fearless.